हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज की हमारी इस क्लास में जो हम 10th क्लास के साइंस को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। अब हम जो सेकंड पार्ट है इसका, हम इसमें देख रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अभी हमारा चल रहा है क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था? हमने अभी फर्स्ट पार्ट में देखा था क्या, कि जहाँ भी स्टेट में चेंज होता है या कलर में चेंज होता है या फिर गैस का एवोल्यूशन होता है या फिर कहीं टेम्परेचर में चेंज होता है या तो किसी भी प्रेसिपिटेट का क्या बोलते हैं फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमने पिछले चैप्टर में पिछले जो वीडियो था हमने उसमें हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब सेकंड हम देखते हैं क्या, जो 9th क्लास का है, इसमें हम गैस या फिर सॉलिड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों का एक दूसरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये 9th क्लास का है, तो बेसिक है। अब जैसे हमने डेली लाइफ में देखा है, तो जो केमिकल रिएक्शन है हमने अभी तक जो पिछले चैप्टर में देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो हम डेली लाइफ में भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चीज़ें का कलर पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ अलग हो जाता है। गैसों का एवोल्यूशन देखा हमने, या तो फैक्ट्रियों में या फिर और अदर जगह भी हमने देखा है कि गैसें निकलती है। टेम्परेचर में चेंज भी एक क्या है हमारी, एक केमिकल नहीं, चेंज इन टेम्परेचर ये फिजिकल चेंज है, बट उसके अंदर कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसके कारण टेम्परेचर में चेंज हुआ है। या फिर कहीं अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम वहाँ भी कहते हैं कि कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी। चलो हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को पढ़ने से पहले आपको वैलेंसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनमें से मैंने कुछ फार्मूले या फिर हम इनको कह सकते हैं कि फार्मूले ही है या फिर एलिमेंट वगैरह है, तो इनकी हमने वैलेंसी लिख के रखी है। तो इस साइड में हमने जितने भी लिखे हैं इन सब की जो वैलेंसी है 1 है, और इस तरफ में हमने जितने भी लिखे हैं इन सब की वैलेंसी जो है 2 है। बट ऐसा नहीं कि वैलेंसी 1 और 2 ही होती है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी चेंज होती है, मतलब वेरिएबल होती है, कभी 1 भी होती है कभी 2 भी होती है। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 भी होती है, आयरन की 2 और 3 भी होती है। ठीक है, तो ये जो दो है अपनी वैलेंसी कभी भी चेंज करते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे उनकी वैलेंसी कितनी होगी। बट एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी फिक्स है 3। ठीक है, जैसे इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी 2 है। कुछ है कॉपर जैसे उनके 1 और 2 भी होती है, आयरन वगैरह की 2 और 3 भी होती है, बट एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी फिक्स है 3। अमोनियम जो है उसकी वैलेंसी 1 और जो लेड है उसकी वैलेंसी 2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए, जो कि आपको केमिकल इक्वेशंस को समझने में आसानी होगी जिससे। ठीक है, अब चलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको हम क्यों मतलब उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी, अनबैलेंस्ड आएगी। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, तो अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम कभी केमिकल इक्वेशंस को अगर हमने वर्ड में लिखा, जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी, मैग्नीशियम को क्या किया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया था, बर्न किया था, उससे हमारे पास बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उसी को अगर हम देखें कि अगर हमने मैग्नीशियम लिया, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहे हैं और बन क्या रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अगर हम ऐसे इसको वर्ड में लिखते जाए तो हमको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर इसको लिखते चले तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको सिंबल में लिखते हैं। बट अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो जो भी रिएक्शन होती है उसको उसके जो एलिमेंट होते हैं या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी होते हैं, हम अगर उनको वर्ड में ऐसे लिखे तो इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, उनको हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं वो उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, और वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। बीच का एरो इंडिकेट करता है कि इन दोनों की तरफ से रिएक्शन होते हुए इस तरफ गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे एरो तो वही बताया कि रिएक्शन हो रही है इस तरफ, तो वो ये बता रहा है कि रिएक्शन उधर से इस तरफ हुई है, मतलब डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, अब हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म में जो हमने पिछले बार लिखा था, तो मैग्नीशियम की जगह हमने उसका सिंबल ले लिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ भी एक चीज़ देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हम रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, और एरो वही है, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, इफ़ द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज सेम देन इट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर उस तरफ, मतलब एरो के उस तरफ और एरो के इस तरफ, अगर एटम्स दो या फिर एलिमेंट दोनों तरफ अगर बराबर है तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर दोनों तरफ इक्वल एलिमेंट होंगे या एटम्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर दोनों तरफ नहीं होंगे इक्वल तो उसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, बट यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे जो हमारे पास अभी हमने बताया कि ये क्या है, एक एग्जाम्पल, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का एक एग्जाम्पल हो गया, जिसमें अभी हमने जो इक्वेशन है इसको बैलेंस नहीं किया है। अब स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, 2 चीज़ें होती है हमारे पास। तो जैसे हमने पिछला बार जो इक्वेशन देखी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो रिएक्टेंट जो थे हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो उनको हमने लिखा लेफ्ट साइड पे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसको हमने लिखा राइट साइड पे। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन। अब इन दोनों को अगर हम सेपरेट करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, तो हमको बीच में एक एरो लगाना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से जो एरो रहता है वो इन दोनों को सेपरेट करता है। किसको किसको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। मतलब रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है और प्रोडक्ट जो बाद में बनता है। ठीक है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, तो हम इनको सेपरेट किससे करेंगे, तो बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में भी अगर ज़्यादा होते हैं तो हम यहाँ भी प्लस करके एक और प्रोडक्ट लिखते हैं, बट हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है इसलिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट 2 थे हमारे पास तो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाया। अब एक चीज़ आती है कंडीशन मेंशंस। तो कंडीशंस, अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने के मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो बर्न किया तो उसके लिए हम एक डेल लगाते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हीट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब जहाँ हीट देते हैं तो वहाँ पे हम डेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू मेक रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। तो जो रिएक्शन है और ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इनकी स्टेट होती है, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस में था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट पाउडर बना वो भी सॉलिड में होगा, तो यहाँ पे हमने इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको भी लिखा है। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको यहाँ एक ऐसे पत्थर दिख रहे होंगे जो कि बैलेंस्ड है। अब बैलेंस क्यों होते हैं या क्यों करते हैं हम किसी भी चीज़ को बैलेंस? ठीक, मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसको फॉलो करने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और ये लॉ क्या बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो किसी भी एलिमेंट होगा या एटम होगा उसका मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ना तो जो मास है वो बनेगा भी नहीं और ख़त्म भी नहीं होगा, बस क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक, दैट इज़
द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का जितना भी मास होता है उतना ही मास जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास हमको मिलेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए ही हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास ए था, एक रिएक्टेंट और एक बी था, तो रिएक्शन के पास बाद में अगर वो ए बी बना तो ए और बी का जो टोटल मास होगा वो ए बी के मास के इक्वल होगा। ठीक है, ए और बी जो हमारे पास एलिमेंट है उनका मतलब रिएक्टेंट है, उनका जो मास होगा टोटल वही मास ए बी का भी होगा, मतलब उधर का मास और इधर का मास इक्वल होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम ये समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के पहले भी मास जितना होता है बाद में भी उतना ही बनेगा। अब हम चलते हैं एक छोटी सी इक्वेशन देखते हैं जिसमें हमने लिया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। इसके मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब हमने जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी ये है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल में लिखे, शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, जिंक के लिए उसका सिंबल लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे उसका सिंबल लिखेंगे, जिंक सल्फेट की जगह उसका फार्मूला और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का फार्मूला। ठीक, अब अगर बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं रिएक्टेंट मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट, पहले हम क्या करेंगे एलिमेंट लिख लेंगे कि हमको कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। तो हमारे पास जिंक था, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो एक जिंक था, तो रिएक्टेंट में एक ही जिंक था। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक ही जिंक है। ठीक, नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को। तो इस तरफ में देखेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक, और उस तरफ देखेंगे तो वहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी अभी तो इक्वल है। अब नेक्स्ट आता है सल्फ़र, तो इस साइड में एक सल्फ़र है और उस साइड में भी देखेंगे तो एक ही सल्फ़र है। और नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास ऑक्सीजन, इस तरफ 4 है उस तरफ भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशंस में दिख रहा होगा कि ये इक्वल है। ठीक है, मतलब इसको ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, क्या बोलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए, मतलब उनका मास उतना ही होना चाहिए। तो अगर जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है तो इसका मतलब उनका मास भी इक्वल है। एक और चीज़ इसमें कि इसको हम क्या बोलते हैं, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, हैंस इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों साइड अगर इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस आती है तो आप इसको मतलब वीडियो को पॉज करके इन डेफिनेशंस को नोट करके रख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन आती है और हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करने के लिए हमारे बुक में क्या दी है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड दी है। आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें आयरन है और वाटर है। आयरन और वाटर की जो रिएक्शन हो रही है उससे बनता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसको हम बैलेंस किससे करेंगे, इसको करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, अभी जैसे हमने पिछली की थी जिंक वाली वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी सभी को एक एक बॉक्स में सेपरेट कर लें। ठीक है, दूसरी स्टेप होती है कि लिस्ट डाउन करेंगे हम, मतलब लिस्ट टेबल बना लेंगे कि लेफ्ट साइड में कितने हैं राइट साइड में कितने हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेबल है। अब एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि टेबल कितना बड़ा बनेगा। तो हमारे पास एक आयरन था, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, मात्र 3 एलिमेंट थे तो हमने 3 ही बनाए हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट आयरन। ठीक है, आयरन अगर तुम देखो तो रिएक्टेंट में एक ही है, रिएक्टेंट में मतलब LHS साइड में सिर्फ एक आयरन है और राइट साइड में अगर देखेंगे तो 3 आयरन है। ठीक है, सेकेंड आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे रिएक्टेंट में तो केवल 2 है, लेकिन
अगर प्रोडक्ट में देखोगे तो वहाँ भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड नंबर आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट में देखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा देखने के लिए, लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। तो इतनी चीज़ें तो बहुत ईजी है कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे उनको बॉक्स में पैक कर लेना है, मतलब उनके अराउंड बॉक्स बना लो और लिस्ट डाउन कर लो कि क्या क्या हमारे पास है उन एलिमेंट, उनको LHS और RHS में ऐसे देख लो, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगी हमारे पास, हम इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चेंज किस में हुआ है। तो मैक्सिमम चेंज हुआ है हमारे पास Fe3O4, मतलब ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, ऑक्सीजन में। 1 से सीधे 4 पे गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, इनिशियल मतलब पहले क्या था ऑक्सीजन, इसमें H2O में 1 ही था और प्रोडक्ट में 4 हो गई, तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ तो हम पहले इसी को बैलेंस करेंगे। तो क्या था, टू बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, उस तरफ में 1 ही था, इस तरफ 4 है तो हम उधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कुछ नहीं, इधर जैसे का वैसा रहने देंगे, तो 4 इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में। जिस तरफ ज़्यादा थी ऑक्सीजन, मतलब कोई भी एलिमेंट, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही आएगा, जो भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा जिसमें चेंज हुआ है तो उसको बैलेंस पहले कर लेंगे। तो जैसे इस तरफ 1 ऑक्सीजन था, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो उस साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही इसमें H2O में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, H2O में 4 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिखेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन में थोड़ा सा चेंज आ गया। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब चेंज किस में हुआ, हाइड्रोजन में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारी जिसमें भी चेंज हुआ होगा, जैसे अब देखते हैं बैलेंस किसको करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कम ज़्यादा हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, उस तरफ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ में अगर हम देखो तो केवल 2 हाइड्रोजन। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उधर 8 तो है ही, हम इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, केवल आयरन। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड में आयरन को हम लास्ट टाइम बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ आयरन केवल 1 है और इस तरफ 3 है, ठीक। तो हमने उस तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कुछ नहीं किया, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होगी, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वल है, और बस जो हमने किया कि इस तरफ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया, उस तरफ है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करना है। अगर हमें जानकारी है कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हम उसकी जो स्टेट होती है हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो जैसे आयरन है, आयरन बेसिक जनरल नॉलेज से भी हमको पता है कि आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर जो होता है वो, अब यहाँ पे वाटर वैसे होता तो लिक्विड है, बट अगर हम आयरन से अगर उसकी रिएक्शन कराएंगे तो आयरन जो है पानी में वैसे तो घुलेगा नहीं, तो रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, गर्म करके उसकी स्टीम बनाते हैं, उस टाइम पर वो रिएक्शन करेगा। तो यहाँ जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है, Fe3O4। अब ये जो है ये सॉलिड ही बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जब इसको इतना गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगी। तो अगर हमको इनकी इस फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हमको इस जानकारी है तो हम उसको इनके बेस में उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। एक और चीज़ आती है लास्ट, क्या चीज़ है कि अगर हमको उनके कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ लग रही है, प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, या फिर कोई अदर एलिमेंट कैटलिस्ट डाल रहा है, उसकी जानकारी अगर है तो हम उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के प्रेजेंट में क्या करते हैं, एकदम हाई प्रेशर देते हैं, 340 ATM का प्रेशर देते हैं, तो ये बनता है मेथिल एल्कोहल CH3OH। अब ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट इसको हाई प्रेशर से अगर हम दबाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर हमको किसी भी चीज़ की अगर स्टेट पता है, फिजिकल स्टेट, तो हम उसको भी नोट डाउन करते हैं और यहाँ बेस में लिखते हैं उनको, ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन।
तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर उनके पास होता है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता ही है, सनलाइट जैसे ही मिलता है तो वो क्या करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन एयर में छोड़ते हैं। तो कुल मिला के अगर हमको ये पता है कि कहीं कैटलिस्ट लगता है या फिर उनकी फिजिकल स्टेट पता है, तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चीज, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करने के लिए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल थोड़ी करते जाएंगे। कभी कभार हमको ऐसा हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इसको जल्दी से आसानी से कर सकें। तो इसके लिए एक एल्जेब्रिक मेथड है, हम उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड को इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे हम, इससे पहले वाली ही, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। इससे पहले वाली जो हमारे पास केमिकल एक हीट एंड ट्रायल से अच्छी थोड़ी एक मेथड है, उसके बारे में एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हम केमिकल जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस करेंगे। बट एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ उसका। ये हमारे पास क्या था, अभी Fe था, ये तो 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखो हमारे पास Fe था और H2O था, इससे बना था Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने इसको हिट एंड ट्रायल में तो सॉल्व किए ही है, बट एक सिंपल सी मेथड है जिसको हम एल्जेब्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इन सब के सामने जो है Fe, मतलब जो फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इनके सब के सामने, इसके सामने A एज्यूम कर लेंगे, इसके सामने B एज्यूम करेंगे, इसके सामने C और इसके सामने D। तो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप चाहो तो किसी भी केमिकल इक्वेशंस को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। क्लास 10th के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस मेथड से आप क्लास 10th की सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं सबके सामने ऐसे A B C D ऐसा लिख सकते हो। 4 है तो ABCD हो जाएंगे, जितने भी होंगे, 5 हो गए तो E तक जाएगा, 6 हो गए तो F तक जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये होती है कि ABCDE नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम किसको किसको बैलेंस करने वाले हैं, हम बैलेंस करेंगे Fe को, दूसरा हाइड्रोजन को और तीसरा ऑक्सीजन। हम 3 ही एलिमेंट को बैलेंस करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 को रखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होती है हमारी, यहाँ पे एरो के इस तरफ कितने आयरन है, तो एक ही आयरन है, आयरन सिर्फ एक है और वो A के पास है, तो हम यहाँ A लिख लेंगे। फिर कहीं नहीं है, एरो को हम लिखते हैं इक्वल, और एरो के उस तरफ कितने हैं, तो 3 आयरन है, तो हम इसको नोट करेंगे 3C। ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो Fe A था, मतलब 1 था तो सिर्फ A के साथ 1 का मल्टीप्लाई, Fe उधर 3 था तो C के साथ 3 का मल्टीप्लाई। सेकंड हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पे 2B, और उस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो 2D, या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि B = D। ठीक है, 2 से 2 तो बैलेंस, जितना B है उतना ही D है। अब लास्ट बचा हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन B के पास है अकेला, उधर कितने हैं, तो 4C। तो ये इतनी सी बात है कि ABCD को हम ऐसे आमने सामने इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो चीज़ होगी हमारी, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एज्यूम, किसी भी एक को ABCD किसी को भी 1 एज्यूम कर लेंगे। मान लो हमने किसको 1 एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया A को 1 एज्यूम कर लिया, तो जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम A =
3c होता है, हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा 3, तो इज इक्वल टू सी। तो जो c की वैल्यू है वो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/3। ठीक, अब c की वैल्यू अगर हमारे पास 1/3 है तो हम इसमें रख देंगे, हम रखेंगे इसमें। तो b इज इक्वल टू, अगर हमने 4c लिख के रखा तो c की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1/3, तो इज इक्वल मतलब b कितना आ गया 4/3 आ गया। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी है, c की भी है। ठीक है, a तो हमने एज्यूम किया था और b और d पता है हमको, तो d भी कितना होगा 4/3 ही होगा। ठीक है, b भी कितना होगा, जितना b है उतना ही d होगा, तो 4/3। अब एक चीज़ याद रखना है, हमने सारे निकाल लिए, a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 4/3 मिल गई, c की वैल्यू 1/3 और जो d की वैल्यू है वो मिल गई हमको 4/3। सबकी वैल्यू मिल गई। बट एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ हमको अपॉन में कुछ नहीं रखना, मतलब जितने भी हैं सब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबके अपॉन में 3 है, तो हम क्या करेंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 बैलेंस, ये 4, ये 3 से 3 बैलेंस, ये 1 और ये 3 से 3 बैलेंस, ये 4। अब हमारे पास आ चुकी है ABCD चारों की वैल्यू। तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास F। A की वैल्यू आई है हमारे पास 3, B की वैल्यू आई है हमारे पास 4, C की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 को लिखना ही नहीं, छोड़ सकते इसको। ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास आई है 4। तो ये जो एल्जेब्रिक मेथड है, इससे भी हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये मेथड को सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी एक प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे हिट एंड ट्रायल की प्रैक्टिस कर लो या तो फिर इस एल्जेब्रिक मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।